आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली मुलाकात में हमने चर्चा की थी धारा 80 की नोटिस और परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत क्या कोई सिविल सूट दायर करने की सीमा के भीतर है कि नहीं है, इस पर हमने चर्चा की थी। आपको बताया था कि आप मामला दायर करने से पहले ये देख लें कि आपका जो मामला है वो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत टाइम बार्ड तो नहीं है, समय सीमा से बाधित तो नहीं है। अब आपने उसको देख लिया, अब आपने पाया कि नहीं अब हमारा जो मामला है टाइम बार्ड नहीं है और हम मामले को दायर कर सकते हैं। तो आगे एक और आपको ध्यान में जो रखने की बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सीपीसी की धारा 10 और धारा 11 के अंतर्गत आप जो मामला ला रहे हैं कहीं वो सब जुडिस या रेस जुडिकेटा के अंतर्गत तो नहीं आता। अभी दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, धारा 10 और धारा 11। धारा 10 और धारा 11 का जब आप अध्ययन करेंगे सीपीसी की, तो आप पाएंगे कि धारा 10 इस बात की व्याख्या करती है कि जहां कोई मामला उन्हीं पक्षकारों के बीच उन्हीं विवादग्रस्त तथ्य को लेकर के जो अभी आप मामला दायर करने जा रहे हैं उसमें सारता और प्रत्यक्षता समान है। देखिए फिर सुनिए, जहां पर आप मामला दायर करने जा रहे हैं उसमें जो फैक्ट इन इशू है, जो मैटर इन इशू है, उसी मैटर इन इशू को लेकर के उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी टाइटल के अंतर्गत, उसी राइट्स के अंतर्गत किसी सक्षम न्यायालय में यदि मामला पहले से चल रहा है, वो मामला उसी न्यायालय में भी हो सकता है जहां आप मामला दायर करने जा रहे हैं, किसी अन्य सक्षम न्यायालय में हो सकता है, भारत के किसी सक्षम न्यायालय में हो सकता है, भारत के बाहर केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित किसी सक्षम न्यायालय में हो सकता है, या वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो सकता है। यदि ऐसा कोई मामला पहले से चल रहा है, लंबित है उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी फैक्ट इन इशू, उसी मैटर इन इशू पर, उसी टाइटल के अंतर्गत, तो फिर आपको मामला दायर करने की दोबारा अनुमति नहीं दी जाएगी। कहा जाएगा नहीं साहब, ये आपका जो मामला है पहले से सब जुडिस है, विचाराधीन है। ये सीपीसी की धारा 10 में है कि जहां पर कोई मामला पहले से ही सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उन्हीं पक्षकारों के बीच है, उसी मुद्दे को लेकर के है, उसी टाइटल के अंतर्गत है ना। मैंने यूं कही है तो जो आप मामला दायर करने जा रहे हैं उसके मुद्दे और जो मामला पहले से चल रहा है उसके मुद्दे प्रत्यक्षतः और सारतः, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एक है, सेम है, पार्टी भी वही है। तो न्याय का तकाजा ये कहता है भाई, एक न्यायालय में जब मामला चल रहा है तो उसको निपटारा करने दीजिए। आप उसी तथ्यों को लेकर के, उन्हीं पक्षकारों को लेकर के, उसी टाइटल के अंतर्गत आप फिर एक मामला लेकर के आ रहे हैं, ये तो मुकदमेबाजी को बढ़ावा देगा, है ना। और दो अदालतों के जब फैसले इसको अलाउ कर दिया जाए तो दो अदालतों के फैसले आएंगे, हो सकता है वो फैसले समान ना हो, तो उस स्थिति में किस न्यायालय के फैसले को लागू माना जाएगा, ये प्रश्न उठेगा। दोनों को जो कोर्ट है ना, वो समान क्षेत्राधिकार वाले हैं। दोनों कोर्ट को आपके मामले पर अनुतोष देने का अधिकार है ना। यदि इसको अलाउ कर दिया जाए कि नहीं वहां पहले चल रहा है, चलने दो, ये नया मामला भी आप ला सकते हो, तो स्थिति बहुत विचित्र होगी। जब दोनों न्यायालयों के फैसले आएंगे तो किस फैसले को पक्षकार माने, किस फैसले को अपन इन्फोर्स करें, यह समस्या होगी। इसलिए ये विचाराधीनवाद का सिद्धांत कहता है कि जब साहब उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी विवादग्रस्त मुद्दे को लेकर के, उसी अधिकार के अंतर्गत, है ना, उसी मसले को लेकर के जब मामला पहले से किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ना, तो या किसी भारत के किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, या आप जहां मामला लाना चाहते हैं वहीं विचाराधीन है, या सुप्रीम कोर्ट में के स्तर पर मामला लंबित है, तो फिर आपको दूसरा मामला पश्चात सब्सिक्वेंट केस लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है,
इस बात का भी ध्यान रखें जब आप मामला दायर करने जा रहे हैं कि भाई उसी पक्षकारों के बीच में उसी मुद्दे को लेकर के आप जिस कोर्ट में जा रहे हैं उसी कोर्ट में या किसी अन्य कोर्ट में कोई मामला लंबित तो नहीं है। यदि लंबित है तो फिर आप ये मामले को दायर नहीं कर सकेंगे, आपका मामला सब जुडिस माना जाएगा और आपको वाद दायर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, और आगे चलें। एक धारा 11 है, इसी से बिल्कुल इसी से भी उसकी रिलेवेंसी है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा क्या बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। धारा 11 कहती है कि जहां पर उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी वादग्रस्त तथ्य को लेकर के, किसी विवादग्रस्त तथ्य को लेकर के, किसी फैक्ट इन मैटर को, फैक्ट इन इश्यू को लेकर के उसी सेम टाइटल के अंतर्गत किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा कोई प्रकरण चला, सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण चलाया गया और उस प्रकरण को उस न्यायालय ने अंतिम रूप से निर्णीत कर दिया, फाइनली डिसाइड कर दिया। ठीक है ना, उस प्रकरण को उस अदालत ने फाइनली डिसाइड कर दिया। अब उसमें कोई अपील का जो है मामला लंबित नहीं है, फाइनली वो मैटर डिसाइड हो गया है। तो फिर उन्हीं पक्षकारों के द्वारा उसी मुद्दे को लेकर के उसी स्वत्व या टाइटल के अंतर्गत दोबारा किसी सक्षम न्यायालय में, है ना, कोई दूसरा मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए कि भाई उसी मुद्दे को सुन करके उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी मुद्दे को उसी टाइटल के अंतर्गत सुन करके किसी सक्षम न्यायालय ने फाइनली डिसाइड कर दिया, अंतिम रूप से निर्णित कर दिया। अब उसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, अब अपील वगैरह हो गई है तो अलग बात, फिर मैटर सब जुडिस माना जाएगा। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जहां पर मैटर को फाइनली सुन करके किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा निर्धारित या निर्णीत कर दिया गया है, जब वो मामला डिसाइड हो गया तो फिर उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी मुद्दे को लेकर के दोबारा मामला चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको बोलते हैं रेस जुडिकेटा, प्रांग न्याय का सिद्धांत। ये सीपीसी की धारा 11 में है। तो जब आप सिविल सूट लाने जा रहे हैं तो पहले तो आपने देख लिया कि मामला टाइम बार्ड तो नहीं है, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत उस मामले को चलाने के लिए अभी समय बाकी है कि नहीं, ये आपने देख लिया। आपने पाया कि नहीं साहब, हम तो मामला जो है वो टाइम बार्ड नहीं है, हम इस मामले को चला सकते हैं। आपने लीगल नोटिस दे दी, यदि गवर्नमेंट को पार्टी बनाना है तो आपने 80 की नोटिस दे दी, वकालतनामा में आपका दस्तखत हो गया, पक्षकार के दस्तखत हो गए, है ना। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि मामला टाइम बार्ड नहीं है। अब आपने देखा कि मामला सब जुडिस नहीं है, मतलब इसी प्रकार का कोई मामला जो है वो किसी सक्षम न्यायालय में अभी चल नहीं रहा है या सुप्रीम कोर्ट लेवल पर किसी अपील स्तर पर लंबित तो नहीं है, ये भी देख लिया आपने, वो भी नहीं है। तब आपने देखा कि क्या इसी प्रकार का मामला समान पक्षकारों के बीच किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा पहले से सुना जाकर के निर्णित तो नहीं किया जा चुका है, वो भी देख लिया आपने, नहीं साहब ऐसा भी नहीं हुआ है। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं मामले को दायर करने के लिए। मतलब इतने स्टेजेस पर आपको अपने प्रकरण को चेक करना है। इतने स्टेज पर मामले को दायर करने से पहले आपको चेक करना है कि भाई हम कोई सिविल सूट दायर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको इस लेवल पर फिल्टर करना है, इस लेवल पर वेरीफाई करना है कि भाई हमने नोटिस दे दिया, कोई हल नहीं निकला। गवर्नमेंट का मामला है, हमने 80 की नोटिस दे दी, कोई हल नहीं निकला, है ना। अब हमने ये भी देख लिया, वकालतनामा में दस्तखत करा लिया, हम पूरी तरह से प्लीडर के रूप में ऑथराइज्ड हो गए अपने पक्षकार की तरफ से। हमने देखा कि ये टाइम बार्ड नहीं है, है ना, मामला लाया जा सकता है। हमने ये भी देखा कि मामला सब जुडिस नहीं है, कहीं चल भी नहीं रहा है, इन्हीं पक्षकारों के बीच इसी मुद्दे को लेके किसी सक्षम न्यायालय में मामला चल भी नहीं रहा है, किसी ऊपर के न्यायालय में लंबित भी नहीं है। फिर हमने देखा कि इसी प्रकार इसी वाद विषय को लेकर के, इसी फैक्टर इश्यू को लेकर के, इसी काज ऑफ एक्शन को लेकर के, अंडर सेम टाइटल, अमंग द सेम पार्टीज या बिटवीन द सेम पार्टीज, ये मामला किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा पहले निर्णित भी नहीं किया जा चुका है, डिसाइडेड भी नहीं है। अब हमारे लिए ओपन ट्रैक है कि हम अब सिविल सूट की तैयारी करें, सिविल सूट लाने की तैयारी करें। अब यहां से वाद पत्र के रचना की शुरुआत होती है कि हाउ टू ड्राफ्ट प्लेंट। ये एक बड़ा ही मैंने वकालत जो होती है उस वकालत में जो योग्यता, जो गुणवत्ता जो दिखाई देती है
यदि उसे आपको देखना है, किसी वकील की गुणवत्ता को, किसी वकील की योग्यता को, उसकी क्षमता को, उसके कानूनी ज्ञान को, तो लोग कहते हैं, जो सीनियर लॉयर्स उनका मत है कि वाद पत्र को पढ़ने से ही पता चल जाता है, प्रिंट की ड्राफ्टिंग से ही पता चल जाता है कि वकील में जो है कितनी बौद्धिक और विधिक क्षमता है। तो इसका यह मतलब होता है कि जो वाद पत्र है वो आपके मामले की रीढ़ की हड्डी है। इट इज बैकबोन ऑफ योर केस। इट इज ए मेजर, इट इज ए पिलर्स ऑफ योर केस। जैसे किसी मकान को, किसी भवन को संभालने के लिए जो पिलर्स होते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसी पर पूरी भवन, पूरी इमारत टिकी होती है। उसी प्रकार से आपका पूरा सिविल सूट आपके वाद पत्र पर टिका होता है। आप वाद पत्र में जिन तथ्यों को लाते हैं, आप वाद पत्र में जिस अनुतोष की मांग करते हैं, कोर्ट उसी पे फोकस करता है। तो आपको अपने वाद पत्र में अपने पक्षकार की स्थिति, प्रतिवादी के बारे में जो तथ्य हैं उसका पूरा वर्णन, आप क्या अनुतोष चाहते हैं कोर्ट से, इसकी स्पष्ट व्याख्या आपके वाद पत्र में होनी चाहिए। वाद पत्र की रचना कैसे करें, है ना, और वाद पत्र की रचना के से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ है, तो आपको इसके लिए ऑर्डर 6 में जाना पड़ेगा। सीपीसी के आदेश 6, इसको बोलते हैं प्लीडिंग जनरल, है ना। इसमें वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र, इनके बारे में जो है वो डायरेक्शंस हैं, इसके बारे में नियम है। उस नियम का पालन करते हुए आपको वाद पत्र तैयार करने की जो है के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं। अब वाद पत्र जो है प्लेंट आपने तैयार कर लिया, अभी भी उसके बारे में थोड़ी सी अपन और चर्चा करेंगे। वाद पत्र आपने तैयार कर लिया, तो वाद पत्र में जो है तथ्य बताए जाते हैं, कानून नहीं बताया जाता। आप इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप वाद पत्र की रचना करें एक अधिवक्ता के रूप में, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें आप विधि के बारे में, कानून के बारे में उसमें न लिखें, उसमें उसकी चर्चा ना करें, उसका वर्णन ना करें, उसमें अपने मामले के तथ्यों का वर्णन करें। द फैक्ट ऑफ द केसेस टू बी मेंशन्ड, टू बी एक्सप्लेन्ड इन द प्लेंट, नॉट द मैटर ऑफ लॉ। ठीक है। तो वाद पत्र की जब रचना आप करेंगे तो उसमें अपने मामले से संबंधित तथ्यों का आप वर्णन करेंगे, है ना, कि क्या तथ्य हैं, क्या वाद कारण है, किस कारण से आपको इस वाद को दायर करने की आवश्यकता है। ऐसा वाद पत्र में जो भी आप कथन करेंगे वो शपथ पर होता है। किस पर होता है? वो शपथ पत्र होता है। उसमें अंत में आपका वेरिफिकेशन होगा कि ऊपर में सत्यापन जो होता है कि मैंने ऊपर में जो सारी बातें लिखी है अपने पक्षकार की ओर से, वो मेरे पक्षकार की जानकारी में और मुझे जो उसने जानकारी दी है उसके हिसाब से ये सभी सत्य हैं। ठीक, ये वेरिफिकेशन होने के बाद ये वाद पत्र जो है इसकी तैयारी हो जाएगी, वाद पत्र तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद प्रश्न उठेगा कि ये वाद पत्र कहाँ और किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। देखिए, 2 शब्दों को क्या पर जोर दीजिए। मैंने आपको बताया कहाँ मतलब किस स्थान के न्यायालय में, स्थान मतलब न्यायालय का स्थान, और दूसरा किस न्यायालय में। एक स्थान में से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया न्यायालय का स्थान। अब इस बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत कई सारे न्यायालय हैं, सिविल कोर्ट है ना। उसमें से किस सिविल कोर्ट के अंतर्गत आपको अपने मामले को दायर करना है, आपको अपने मामले को प्रस्तुत करना है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि न्यायालय किस न्यायालय में, किस स्थान के न्यायालय में आपके मामले को जो है प्रस्तुत किया जाएगा। जब स्थान तय हो जाएगा तो फिर आगे देखेंगे कि उस स्थान के किस न्यायालय को आपके मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार है। ठीक है। अब वो तय होगा कि आप जो अनुतोष चाहते हैं उस अनुतोष का क्या मूल्य है, आप जिस संपत्ति या जिस अधिकार को लेकर के मामला दायर कर रहे हैं, है ना, उसका क्या मूल्य है। जैसे आप अचल संपत्ति को लेकर के कोई मामला लेके आ रहे हैं
तो उस अचल संपत्ति का क्या मूल्य है और उस मूल्य का जो क्षेत्राधिकार है किस न्यायालय को है। तो हर मामले की जो स्थिति है क्षेत्राधिकार के हिसाब से अलग अलग होती है। तो न्यायालयों के जो क्षेत्राधिकार है वो निर्धारित है। एक तो न्यायालय का स्थान आपको पहले तय करना पड़ेगा कि भाई आपका मामला किस जगह पर चलेगा। भाई आप कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे आप वादी हो, है ना, कहीं के भी रहने वाले हैं, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि भाई मैं जहां रहता हूं वहीं मैं मामला चलाऊं। नहीं, उसके भी कुछ नियम है कि कहां पर किस स्थान पर आपको वाद दायर करने का अधिकार होगा और कहां पर अधिकार नहीं होगा। अब जब स्थान तय हो जाएगा तो फिर आपको यह तय करना पड़ेगा उस स्थान के किस न्यायालय को आपके मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार है। जब ये दोनों बातें तय हो जाएंगी उसके बाद उस वाद पत्र को उस संबंधित न्यायालय के अधिकारी के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द सिविल सूट। अभी इसके संबंध में थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे। वो चर्चा निश्चित रूप से न्यायालय के स्थान को लेकर के और न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर के होगी। स्थान के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे कर दूं। इसका संबंध होता है काज ऑफ एक्शन से, इसको बोलते हैं वाद कारण। स्थान सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले इसी को देखा जाता है कि आखिर वाद कारण काज ऑफ एक्शन कहां उत्पन्न हुआ, वेयर द काज ऑफ एक्शन इज राइज्ड। काज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि वो कारण जिसने आपको वाद दायर करने के लिए आगे बढ़ाया, जिसने आपको वाद दायर करने के लिए विवश किया। कोई ना कोई ऐसा स्थान होता है जहां वो वाद कारण उत्पन्न होता है। जैसे मेरे पास एक मकान है, उस मकान पर किसी व्यक्ति ने मेरी अनुपस्थिति में ताला तोड़ करके कब्जा कर लिया। तो काज ऑफ एक्शन कहां एराइज हुआ, जहां वो मकान स्थित है। कब एराइज हुआ, जिस दिन उस व्यक्ति ने मकान में ताला तोड़ करके कब्जा किया या जिस दिन मुझको उसकी जानकारी हुई। ठीक है, तो काज ऑफ एक्शन जिस दिन एराइज हुआ, जिस स्थान पर एराइज हुआ, वो मकान जहां पर भी स्थित है उसी स्थान के सिविल कोर्ट में मुझे मामला लाना होगा। ठीक है, ये इसका पहला सूत्र है कि जहां पर काज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहीं पर यह मामला लाया जाता है। इसके और भी सूत्र है, इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। अब आपने स्थान तय कर लिया कि भाई इस स्थान पर, मान लीजिए रायपुर में या बिलासपुर में, मुझे सिविल कोर्ट में यह मामला लेके आना है। तब आप वहां जाकर के आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके वाद का मूल्य क्या है। आप जिस प्रकार का मामला ला रहे हैं, संपत्ति संबंधी मामला है, तो उस संपत्ति का मूल्य क्या है जिस पर आप अधिकार चाहते हैं, है? तो उस संपत्ति के मूल्य के मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को है। 1 लाख का मामला है, 50 लाख का मामला है, 1 करोड़ का मामला है, तो इसके लिए अलग अलग अदालतों की, सिविल कोर्ट्स की क्षेत्राधिकार की सीमा निर्धारित है। उसको आपको देखना पड़ेगा कि आखिर मेरे वाद का वाद मूल्य क्या है और उस वाद मूल्य का क्षेत्राधिकार किस न्याय, आपने स्थान तो तय कर लिया कि किस न्यायालय को उसका क्षेत्राधिकार है उस वाद मूल्य को सुनने का, ये भी आपको तय करना है। ये जब दोनों तय हो जाएंगे तब जाकर के आपको उस वाद पत्र को प्रस्तुत करने की जो दिशा है उसमें आप अग्रसर होने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, तो अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि न्यायालय का स्थान, अभी तो मैंने सिर्फ एक बात बताई, काज ऑफ एक्शन जहां पर अराइज होता है उसी स्थान के न्यायालय में हम वाद दायर करते हैं। उससे भी और बहुत सी बातें हैं जिस पर आपसे चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम किस सिविल कोर्ट का, किस व्यवहार न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, आर्थिक क्षेत्राधिकार जो पिक्यूलियरी जुरिसडिक्शन बोलते हैं, इस पर भी अपन विस्तार से अगले हमारी जो बैठकें होंगी उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।